स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल और 11वां अध्याय है जिसका नाम है वायुमंडल में जल। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसको समझने से पहले आपको एक चीज़ होती है जो आपने शायद छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी, और वो है आपका जल चक्र। ठीक है, जल चक्र, ये जो चित्र है आपके सामने, आपको ये जल चक्र पता होना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर ज़्यादातर ये आपका चैप्टर बेस्ड है, इसी के अंदर की जो चीज़ें होती हैं। तो इसमें जैसे पहली चीज़ आपके सामने लिखी हुई है हेडिंग में, वाष्पीकरण। शायद आपने पहले भी सुना हो कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जो है वो द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और ताप इसका मुख्य कारण है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो जल है, चाहे वो नदियाँ हो या कोई झील हो, महासागर हो, जहाँ पर भी हमारा पानी होता है, वो जल जो द्रव्य अवस्था में होता है, लिक्विड में होता है, वो जल द्रव से गैस की अवस्था में जब वो बदल जाता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें महासागर भी हैं आपके, नदियाँ भी हैं। तो जब सूरज का ताप आता है ऊपर से, ठीक है, जब हीट आती है, गर्मी, तो जब वो पड़ती है यहाँ पर पानी पे, जल पे, तो वो पानी जो है वो भाप बनकर और गैस के रूप में ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, वो गैस के रूप में ऊपर उठ जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसा आपने देखा होगा कि साइंस में भी आपने शायद पहले पढ़ा होगा कि हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर अगर हम ढक्कन लगा दें तो वो भाप निकलती है, तो जब वो ढक्कन हटाते हैं तो वो छोटी छोटी बूंदें वहाँ पर मतलब लग जाती हैं। तो ये आपने शायद पिछली क्लासों से ही पढ़ा होगा। तो कुछ ऐसा ही जो होता है हमारी पृथ्वी में भी होता है, और ये चक्र चलता रहता है, इसी से हमारा पानी बरकरार रहता है। जैसे महासागर है, इस पर जो है ऊपर से हीट पड़ी, सूरज की गर्मी आती है, फिर ये पानी गर्म होता है, गर्म होता है तो ये भाप बन के ऊपर गैस के रूप में ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे बादलों का निर्माण होता है। फिर आगे जो एक प्रक्रिया लिखी हुई है, लिखा हुआ है इसमें संघनन। ठीक है, वाष्पीकरण तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पानी जब गैस की अवस्था में बदल जाता है तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। गैस की अवस्था में कैसे बदलता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, पानी गर्म होगा तो वो भाप बनकर ऊपर उठेगी, वो भाप जो होती है वही गैस का रूप होती है। तो अब अगली जो प्रक्रिया होती है वो संघनन की होती है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, वाष्पीकरण आपको बता दिया, और ये जो ऊपर भाप बन के ऊपर उठती है इसको हम जल वाष्प कहते हैं। ठीक है, पानी का जो वो वाष्प होता है, पानी के वाष्प, जल वाष्प। तो अगली प्रक्रिया जो होती है वो संघनन होती है। इसमें क्या होता है कि संघनन में क्या होता है, जो जल होता है, ठीक है, जो वो जलवाष्प होता है, आपका जो गैस जो ऊपर उड़ी है, वो जलवाष्प जो है वो जल के रूप में बदल जाती है। वो जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे वाष्पीकरण में क्या हुआ था, जल जो है वो गैस में बदल गया था, संघनन में क्या होगा, आपका गैस जो है वो जल में बदल जाएगी। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, जैसा आपको समझाता हूं मैं कि ये गैस बनकर ऊपर उठा, ठीक है, और ये ऊपर गया और ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी आपको पता, तापमान कम होता जाएगा, हवाएं और ठंडी होती चली जाएंगी। तो धीरे 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 जैसे ये ऊपर ये जाएगी, ये जो गैस आपका जलवाष्प जैसे जैसे धीरे ऊपर जाएगा, तो जब ये संघनन की प्रक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, ठंडी हवाओं के जब संपर्क में आते हैं तो वो क्या होता है कि जो गैस है वो धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब वो जल के रूप में बदलने लगती है। कि जब हवाएं ठंडी होती हैं ना, जब ऊपर जाएंगी, जितनी ऊंचाई पर हम ऊपर चलते जाएंगे तो हमारी जो वो है, जो एक मतलब गर्मी है वो कम होती जाती है और ठंडक बढ़ती जाती है। जैसे इसको कहा जाता है कि तापमान में गिरावट आती है जब हम ऊपर जाते हैं। तो जब हवाएं ठंडी होती हैं तो जलवाष्प को रखने की क्षमता कम हो जाती है। जो वो जलवाष्प के रूप में जो ऊपर जाती है हमारी भाप या गैस जो हमारी निकलती है, ठीक है, समुद्रों से, महासागरों से, जब वो जलवाष्प हमारा ऊपर जाता है धीरे धीरे, तो क्या होता है, जब ऊपर जैसे ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से क्या होता है, वो जलवाष्प के अंदर जो पानी की बूंदें होती हैं, जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, जो आपकी नमी होती है, वो क्या होता है कि धीरे धीरे ऊपर जाके फिर उसमें जो जलवाष्प को रखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हवाएं ठंडी हो जाती हैं तो वो जलवाष्प को रखने की क्षमता कम हो जाती है। जब वो क्षमता कम होती है तो वो बूंदें जो हैं वही बादलों से मुक्त होकर वापस सतह पर आने लगती हैं बारिश के रूप में। ठीक है, तो ये चक्र चलता रहता है।
सबसे पहले सूरज की जो किरणें पड़ती हैं और इससे तापमान बढ़ता है, बढ़ने से गैस के रूप में जो ये बदलकर भाप के रूप में ये जलवाष्प ऊपर जाता है। वाष्प ऊपर जाते जाते फिर वो संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन में क्या होता है, वाष्प जो होता है हमारा जलवाष्प वो जल के रूप में वापस बदल जाता है और फिर वो वापस वर्षा के रूप में धरती पर आ जाता है। तो इसको हम जल चक्र कहते हैं। अब ये सारी प्रक्रिया हम और अच्छे से भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया। तीसरी एक और चीज लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं ओसांक। ओसांक का मतलब क्या होता है, वह तापमान जिस पर संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है उसे हम ओसांक कहते हैं। ओसांक क्या होता है कि संघनन, आपको मैंने बताया कि जो हमारा जलवाष्प जब वो जल के रूप में बदलता है तो उसको हम संघनन कहते हैं। तो जब ऐसा तापमान आता है, जब हम ऊपर बढ़ते जाती है, हमारी जो जलवाष्प ऊपर जाती रहती है तो एक जगह पर पहुंचकर ऐसा तापमान हो जाता है कि जब संघनन की प्रक्रिया चालू होने लगती है, ठीक है, जो जलवाष्प है वो जल में परिवर्तित होने लगता है, तो वो तापमान जो होता है उसको हम ओसांक कहते हैं, ठीक है, जिस पर संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है संघनन के प्रकार। जो संघनन है वो कितने प्रकार का होता है, मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था जलवाष्प जल के रूप में बदल जाता है, ठीक है, तो वो कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार से ये होता है। पहला होता है जिसे हम ओस कहते हैं। ओस आपने नहीं देखा तो आपको मैं इमेज में भी दिखाऊंगा। और ओस ज्यादातर ने सुना होगा, जो सुबह मॉर्निंग के टाइम में घास पे पत्तियों पे हमें देखने को मिलती है। तुषार के बारे में हम पढ़ेंगे, तुषार क्या होता है, ठीक है, ये भी ओस की ही तरह होता है पर ये थोड़ा अलग होता है। फिर हम कोहरे के बारे में पढ़ेंगे, कोहरा कैसे होता है। फिर बादलों के बारे में पढ़ेंगे, बादल कैसे बनते हैं। तो यही हम संघनन के प्रकार में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने जो इमेज है ये एक ओस की इमेज है। आप देख सकते हो कि एक पत्ती पे आप बूंदे देख सकते हो कुछ पानी की, ये ओस होती है हमारी, ठीक है, इसको ही हम ओस कहते हैं। ये संघनन के द्वारा ये ओस बनती है। और ये क्या, इसकी विशेषता क्या है ये भी बताऊंगा। तुषार दूसरा जो संघनन का प्रकार है। आप इसमें देखोगे कि पत्तियां भी वही हैं पर यहाँ पर जो बूंदे हैं वो बूंद द्रव्य अवस्था में नहीं है, वो थोड़ी बर्फीली हैं, ठीक है, बर्फ जैसी हैं। तो जब बर्फ से थोड़ी मतलब मिलती जुलती कुछ ऐसे ही जब जमा होती हैं पत्ती पर तो उसको हम तुषार का नाम दे देते हैं। इसको हम अंदर विशेषता में भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपको अब ओस के बारे में बताऊंगा। तो ओस जो है वो संघनन का ही एक रूप होता है। मैंने आपको बताया पहला रूप यही है संघनन का। दिन के समय पृथ्वी गर्म हो जाती है। सबको पता है कि सूरज की गर्मी दिन के समय पड़ती है, पृथ्वी गर्म हो जाती है और रात को पृथ्वी ठंडी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी पृथ्वी का तल जो है, जो हमारा जो तल है, ठीक है, तो कभी कभी पृथ्वी का तल इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि उससे छूने वाली वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है। मैंने आपको जैसे बताया था कि मतलब जब वो जलवाष्प से भरी जो वायु होती है या जलवाष्प जब होता है, जब वो ठंडक के संपर्क में आता है, ठंडी चीज के संपर्क में आने से क्या होता है कि वो ठंडी चीज के संपर्क में आने से उसमें जो जलवाष्प है वो किस में बदलने लगता है, जल में बदलने लगता है। तो वो जलवाष्प कैसे जल में बदलता है कि जब आपको मैंने बताया पृथ्वी दिन में होती है बहुत ज्यादा गर्म और रात को होती है बहुत ज्यादा ठंडी। तो जो इसी में यही लिखा हुआ है कि जब वो वायु जो होती है, जब पृथ्वी का तल इतना ठंडा हो जाता है रात के समय, आपको पता है ओस दिन में कभी नहीं दिखती हमें, मॉर्निंग में या रात के टाइम जब 2-3 बजे या इस टाइम पे दिखती है जब पृथ्वी अपनी ठंडक में होती है थोड़ी, ठीक है। और जब दिन भर में आपको कभी भी ओस नजर नहीं आएगी क्योंकि उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। अगर दिन में ओस आएगी तो वो कभी दिखती भी नहीं है क्योंकि वो सूरज ऊपर से रहेगा और जब तक उसका ताप रहेगा वो हमेशा गैस में बदलती रहेगी, हमें दिखेगी नहीं। ठंडक जब भी होगी तभी आपको वो बूंदों के रूप में दिखाई देने लगेगी। तो ये कब काम होता है, मॉर्निंग में होता है। तो उससे छूने वाली वायु में जो जलवाष्प होता है, जब पृथ्वी जो आपकी ठंडी होती है, तो जब वायु जो होती है जलवाष्प से भरी हुई, जब वो ठंडी पृथ्वी से संपर्क में आती है तो वो अपनी जल की बूंदें वहां पर जमा करती जाती है। अब वो कहीं सतह पर भी जमा हो सकती है। कार का शीशा आपने देखा होगा, मॉर्निंग में छोटी छोटी बूंदें उस पर जमा हो जाती हैं, किसी भी सतह पर जमा हो सकती हैं, पत्थर पर या आपके पत्ती पर, घास पर, कहीं भी ये ओस जमा हो सकती है। और वो छोटी छोटी बूंदें पेड़ पौधे पत्ती तल कहीं पर भी वो जमा हो जाती है जिसे हम ओस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो है तुषार। तुषार मैंने आपको बताया था थोड़ा सा बर्फीला था। तो इसमें लिखा है कि जब संघनन जो होता है, जब वो जलवाष्प से जल के बदलने की प्रक्रिया जो होती है, संघनन जो है वो तापमान के जमाव बिंदु से नीचे आ जाए, मतलब जमाव बिंदु से नीचे मतलब 0 डिग्री से माइनस में जब तापमान चला जाता है तो
क्या होता है, ओसांक जो होता है वो जमाव बिंदु से जब नीचे आ जाता है, ओसांक क्या था जहां पर ऐसा तापमान जब संघनन शुरू होने लगता है, तो जब ओसांक जमाव बिंदु पर या उससे नीचे आ जाता है, जमाव बिंदु होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे चीजें जमने लग जो मतलब जमने लग जाती हैं। तो जब 0 डिग्री से नीचे जाता है तो तुषार जो है वो ठंडी सतहों पर तुषार बनने लगता है। तुषार हमेशा ठंडे इलाकों में बनता है। तुषार की फोटो देख सकते हैं आप कि इस तरीके से कुछ बर्फीली ये मतलब आकृति से होता है और मतलब बर्फीला सा दिखता है और ये ठंडी सतहों पर फिर जमा होने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये भी संघनन का एक प्रकार है। तीसरा है हमारा कोहरा। कोहरा आप सबने सुना होगा, फॉग भी कहते हैं जिसे। तो जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु सहती, जो आपकी बहुत अधिक मात्रा में मतलब एक ऐसी हवा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जलवाष्प हो और बहुत ज़्यादा नमी हो, तो वो अचानक नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, जब वो बहुत भारी हवा होकर जब वो नीचे पृथ्वी के सतह की तरफ आने लगती है भारी होकर, तो छोटे छोटे धूल कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होने लगती है। वो जो धूल कण होते हैं हमारे वायुमंडल में मौजूद और जो सतह के आसपास, जब ये हमारी जो जलवाष्प से भरी हुई वायु, बहुत ज्यादा जलवाष्प मतलब जो गैस जो हमारी होती है, ठीक है, जलवाष्प बहुत ज्यादा भरा हुआ जिसमें बहुत सारी नमी होती है, वो धूल कणों से आके जब उनके संपर्क में आती है तो वो संघनन की प्रक्रिया धूल कणों पर ही होने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो कोहरा होता है उसको बादल भी एक कहा जा सकता है। मतलब जो कोहरा आप जब देखोगे, अभी आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा, कोहरा में आपने शायद ऐसे देखा होगा, दिल्ली में बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है और भी बहुत जगह देखने को मिलता है सर्दियों में के टाइम पे। तो कोहरा कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हम दूर दूर की जो चीजें होती हैं वो देखने में असक्षम हो जाते हैं, दूर दूर की चीजें हमें दिखती तक नहीं है। तो ये बादल जैसा ही एक मतलब होता है जो हमारी सतह के पास में आ जाता है पृथ्वी के एकदम। तो कोहरा आपको समझ में आया होगा कि क्या है, कि मतलब कोहरा एक बादल की तरह ही है जिसका आधार जो होता है, जिसका बेस होता है वो पृथ्वी की सतह के आसपास ही बन जाता है। ठीक है, अब कोहरे में और क्या है कि कोहरा और कुहासा, कुहासा भी एक होता है, कोहरा भी एक चीज होती है, ये दोनों अभी आपको आगे बताऊंगा। कोहरा आपको समझ में आ गया कि कोहरा और कुहासा जब भी ये दोनों चीजें पड़ती हैं तो दृश्यता काफी कम हो जाती है, विजिबिलिटी जिसे हम कहते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे जब कोहरा ज्यादा होता है तो दूर दूर की जो चीजें होती हैं वो दिखना कम हो जाती हैं, जिससे रोड एक्सीडेंट भी बढ़ सकते हैं, हाईवे जैसे जो इलाके होते हैं, फ्लाइट लेट हो जाती है, कई बारी ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं कोहरे के कारण। तो ये आपने सुना होगा। तो कोहरा जो होता है इसके कारण विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। फिर नगरीय जो शहरी इलाके होते हैं जहां पर फैक्ट्रियां बहुत सारी होती हैं, वहां धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। तो धुएं की अधिकता से क्या होता है, जब धुआं ज्यादा होता है तो केंद्रकों की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, जब वो केंद्रक बढ़ते हैं तो कोहरा और कुहासा को बनने में और मदद मिलती है। तो धुआं प्लस कोहरा, जब धुआं और कोहरा मिल जाता है दोनों, जब वो ऐसे शहरी इलाकों में और जहां से चिमनियों से धुएं निकलते हैं और वहीं अगर कोहरा भी बन जाए तो वो दोनों मिलकर जो है वो धूम्र कोहरा कहलाते हैं। जब कोहरा और धुआं एक साथ मिल जाते हैं, और ये कहाँ पर होता है, जो औद्योगिक इलाके होते हैं, फैक्ट्री वाले या शहरी इलाके, कोहरा और धुआं साथ में मिलकर धूम्र कोहरा हो जाता है। और ये इतना खतरनाक होता है फेफड़ों के लिए और हमारे मतलब सांस लेने के लिए, आंखों के लिए धूम्र कोहरा जो होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। दिल्ली में भी ऐसा बहुत बारी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, जिसके कारण पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। तो कोहरा मैंने आपको दिखाया। अब हम एक क्वेश्चन आता है पेपर में, कोहरा और कुहासा में अंतर बताओ। सुनने में एक जैसे हैं पर इसमें कुछ अंतर है। कोहरा जो है वो कुहासे की अपेक्षा काफी शुष्क होता है। मतलब कोहरे के अंदर क्या होता है, नमी ज्यादा नहीं होती। इसमें जो क्या होता है, मतलब ये कोहरा जो होता है वो इसमें शुष्कता ज्यादा होती है, और जो कुहासा होता है उसमें नमी ज्यादा होती है, गीलापन ज्यादा होता है हवा में। लेकिन जो कोहरा होता है इसमें शुष्कता ज्यादा होती है, सूखापन। ठीक है, रूखा सूखा, जैसे हम कोहरे में आपने देखा होगा स्किन भी जो है मतलब थोड़ी मतलब शुष्क सी हो जाती है। तो ये कोहरा जो होता है हमेशा ये बहुत ठंड के मौसम में पड़ता है और शुष्क बहुत होता है। वहीं कुहासा जो होता है इसमें नमी अधिक होती है। कोहरे में लिखा है कि मतलब कोहरे जो होते हैं वो छोटे बादल का ही रूप होते हैं। कोहरा जो होता है छोटे बादल जैसा ही होता है, जिसमें धूल कण, धुएं के कण, ये सब मिलकर इसका निर्माण करते हैं। और कोहरा जो होता है इसका जो बेस होता है पृथ्वी से काफी नजदीक होता है। आपने देखा होगा कोहरा कभी आसमान में नहीं बनता, आसमान से बिल्कुल नीचे आते आते वो हमारी सतह तक बिल्कुल दिखता है, हमारे पैरों तक भी, और हम देख सकते हैं जहां हम चलते हैं पूरा कोहरा ही कोहरा होता है। और कुहासा जो होता है वो पहाड़ों में ज्यादा बनता है। ठीक है, पहाड़ों की तरफ ज्यादा पाया जाता है कुहासा। और कुहासा और कोहरा में यही अंतर है, आपको याद रखना है, पेपर में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा बादल। बादलों के बारे में पढ़ेंगे, बादल कितने तरीके के होते हैं। ठीक है,
एक तो आपने बादल देखा होगा जो कभी कभार आसमान में बिखरे बिखरे लगते हैं, बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। कुछ देखे होंगे आपने बादल थोड़े मोटे से लगते हैं। फिर कुछ बादल ऐसे होते हैं जो हमारी पृथ्वी से बहुत नजदीक दिखने लगते हैं, जो काले बादल भी होते हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। बादल जो है, बादल का निर्माण क्या होता है? वायु में उपस्थित महीन धूल कण, न्यूक्लियई जो होते हैं हमारे धूल कण के केंद्रक होते हैं। धूल मिट्टी, आपके धूल की जितनी भी ये चीजें होती हैं, ये सब मिलकर और इनके चारों ओर जब जलवाष्प के संघनित होने से बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण कैसे होता है? जो हमारा जलवाष्प होता है, ठीक है, जब जलवाष्प का संघनन होता है किसके चारों ओर? जो हमारे धूल कण होते हैं, धूल कणों के चारों ओर जो वायु में जो हमारी हवा होती है। सबसे पहले आपको बताऊं बादलों का निर्माण कैसे होगा। जो हमारी हवा है उसके अंदर जो धूल कण के केंद्रक होते हैं, उसके केंद्रक धूल कण के चारों ओर जो हमारा जलवाष्प जब संघनित होने लगता है तो वो हमारा बादल बन जाता है और इस तरीके से बादल का निर्माण होने लगता है। तो बादल का निर्माण जो है वो पृथ्वी की सतह से, जो पृथ्वी की जो सरफेस होती है, सतह होती है, उससे कुछ ही ऊंचाई पर होता है। ठीक है, थोड़ी ऊंचाई पर बादल का निर्माण होता है। इसलिए बादल का जो विस्तार होता है, उसका घनत्व कितना है, कैसा वो दिखता है, इसके आधार पर बादलों को 4 भागों में हम बांटते हैं। तो आपको बादल समझ में आ गया कैसे बनते हैं? कि वायु में जो हमारे छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, उनके केंद्रक होते हैं, जब उनके चारों ओर जलवाष्प का संघनन होता है तो बादल बन जाते हैं। अब 4 प्रकार के बादल देखते हैं, दूरी के हिसाब से इनको बांटा गया है। पक्षाभ मेघ सबसे पहले जो होता है, इसको हम पक्षाभ मेघ कहते हैं। मेघ को बादल भी कहते हैं, सुना होगा आपने। पक्षाभ मेघ जो होते हैं, इनका निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। आपको सिंपल सी बात बताऊं, 4 बादल के प्रकार बताऊंगा, चारों को आप ऊंचाई के हिसाब से याद रखो, आसानी से याद रहेंगे। पक्षाभ मेघ जो होते हैं सबसे दूर होते हैं और 8,000 से लेकर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं। जो आप सबसे दूर जो बादल आपको दिखते हैं अपनी धरती से, जब हम ऊपर देखते हैं तो वो पक्षाभ मेघ होते हैं, जो पंख के जैसे भी दिखते हैं और इनका रंग हमेशा सफेद रहता है। दूसरे जो बादल होते हैं उनको हम कपासी मेघ कहते हैं, जो रुई जैसे दिखते हैं। ठीक है, रुई जैसे दिखते हैं, ये इनसे थोड़े से नीचे बनते हैं। पक्षाभ मेघ काफी दूर बनते हैं, 8,000 से 12,000 मीटर। कपासी मेघ थोड़े से इनसे नीचे बनते हैं, जो कि 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये थोड़े इधर उधर बिखरे हुए लगते हैं, छितरे हुए दिखते हैं और चपटे आधार वाले होते हैं। थोड़े दिखने में चपटा, इनका जो बेस होता है, जो इनका नीचे का हिस्सा है, वो थोड़ा चपटा सा लगता है। और मेन चीज जो इसमें याद रखने की है वो है, ये रुई के जैसे दिखते हैं, नाम से पता चल रहा होगा, कपास जैसे। और ये 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। अगला जो बादल का प्रकार है वो है स्तरी मेघ। स्तर का मतलब क्या होता है? लेवल पर बने हुए हो, जो परत पर बने हो। ठीक है, लेयर्स बाय लेयर। तो ये जो है परतदार बादल होते हैं, जो कि आकाश में बहुत बड़े भाग में फैले होते हैं, बहुत दूर दूर तक ये बादल फैले होते हैं, जो ये स्तरी मेघ होते हैं, जो लेयर बाय लेयर मतलब फैले होते हैं। और ये बादल जो होते हैं, ये या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। जब ऊष्मा का ह्रास होता है, जब वो हीट तापमान का जब ह्रास होता है, या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। जब दो अलग अलग तापमानों की हवा आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए, तब भी इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, और मतलब या ऊष्मा का, एनर्जी का जब ह्रास होता है, तब भी ये बादल बन जाते हैं। चौथा है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ मतलब जो बारिश करवाएं, ऐसे बादल, नाम से पता चल रहा होगा। ये बादल काफी काले रंग के होते हैं या गहरे सिलेटी रंग के होते हैं, और ये पृथ्वी से काफी नजदीक बनते हैं या मीडियम स्तर जो होता है वहां पर बनते हैं। सिंपल सी याद रखी जाए अगर बात, तो वो पृथ्वी से काफी नजदीक वाली काफी आसान है, कि पृथ्वी से काफी नजदीक काले बादल बनते हैं वर्षा मेघ जो होते हैं, जो बारिश करवाते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। ये इतने मोटे बादल होते हैं और इतने काले बादल होते हैं, इतने हैवी, सूर्य की किरणें इनको पार नहीं कर पाती। और वर्षा जो है, वर्षा मेघ जो होते हैं, ये काफी मोटे होते हैं और जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी कोई एक निश्चित आकृति भी नहीं होती और ये काफी बड़े भाग पर भी फैल जाते हैं और ये काफी नजदीक होते हैं पृथ्वी के, और ये बहुत मूसलाधार बारिश करवाते हैं, बहुत तेज बारिश करवाते हैं वर्षा मेघ। समझ में आ गया? 4 प्रकार के बादल हो गए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वर्षण। वर्षण का मतलब क्या होता है? जलवाष्प के संघनन के बाद, जब जलवाष्प का मतलब आपने पढ़ा था, जलवाष्प के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जब तापमान के कारण जल का गैस के रूप में परिवर्तित हो जाना जलवाष्प कहलाता है। अब ये जलवाष्प का जब संघनन हो जाता है, ठीक है, मतलब जब वो गैस जो है वो द्रव्यावस्था में वापस बदलती है, तो संघनन के बाद जब वो नमी का मुक्त हो, जब नमी मुक्त होती है, मतलब वो बूंदें जब वहां से निकलती हैं आसमान से, वो वर्षण कहलाती हैं। अब वर्षण कितने प्रकार का होता है?
ठीक है, ये हम देखेंगे। तो वर्षण अगर पानी के रूप में होता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं, बर्फ के रूप में होता है तो उसे हम स्नोफॉल कहते हैं। ऐसे कुछ और भी इसके प्रकार होते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है, ठीक है, जब 0 डिग्री मतलब जो औसांक का जो मतलब आप कह सकते हो कि जो जमाव बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री, इससे नीचे जब चला जाता है तापमान माइनस में या जीरो पे, तो वर्षण हिमतूल के रूप में होता है, मतलब बर्फ के तूल के रूप में, जिसे हम हिमपात भी कहते हैं, बर्फ की या स्नोफॉल आप कह सकते हो, ठीक है, हिमपात कह सकते हो। जब हमारा 0 डिग्री से कम तापमान होता है और अगर तब वर्षण हो तो वो हिमपात के रूप में होता है, बर्फ के रूप में। कभी कभी क्या होता है, वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद, कभी क्या होता है, बादल से वो बूंदें चली बारिश की, बाद में बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में बदल जाते हैं, क्योंकि ठंडा अगर ऊपर वायुमंडल में ठंडे एरिया से अगर वो होकर गुजरेंगी तो वो ठंडी हो जाएंगी बूंदें, और वो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगी, जो फिर वो छोटे टुकड़ों में बदलकर हमारी सतह तक आ जाएंगी पृथ्वी पर, जिसको हम ओला पत्थर भी कहते हैं। कभी कभी जब बारिश होती है तो कहा जाता है ओले पड़ रहे हैं। तो वो कैसे होता है कि जब वो बादल से चलती हैं बूंदें, तो वो बीच में एक ऐसा इलाका आता है जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है वायुमंडल में ही, वो वहां से वो बूंदें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं, फिर वो नीचे आके पृथ्वी पर जब टकराती हैं तो वो ओला पत्थर कहलाती हैं। ये भी वर्षण का एक प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे वर्षा कितने प्रकार की होती है। बारिश जिसे हम देखते हैं वो भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, एक होती है पर्वतीय वर्षा, एक होती है चक्रवातीय वर्षा। तो तीनों को हम देखेंगे। अभी तक जितने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्षा के प्रकार में हम पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जब किसी कारण से जलवाष्प से लदी हुई वायु, ऐसी हवा जिसमें बहुत ज्यादा जलवाष्प भरा हुआ है, तो जब वो हवा ऐसी जिसमें बहुत ज्यादा जलवाष्प होगा, ठीक है, जब जलवाष्प होगा तो जब भी उसका संघनन होगा तो वो बूंदें गिरेंगी, ये तो आपको पता है। तो जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है, ठीक है, जब ऊपर उठती है और जब वो ठंडी हो जाती है तो जलवाष्प का संघनन होने लगता है। ये सिंपल सी प्रक्रिया आपको पता है। और इस प्रकार जल के कण पैदा होते हैं और वही हमारे बारिश के रूप में हमारे पास आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये वर्षा कहलाती है इस तरीके से। अब वर्षा के प्रकार देखेंगे। इससे पहले एक चीज और बताऊंगा कि वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं, जिनसे मेघों का निर्माण होता है, ठीक है, ये हो गया। और मेघ जो है बादल, जो बादल जो है जब वो किसी अवरोध से टकराते हैं, अवरोध से चाहे कोई पर्वत आ जाए कोई पहाड़ी आ जाए, जब वो बादल किसी ऐसे अवरोध से रुकावट से टकराएंगे जो उनके रास्ते में रोक डाल रहा हो, तो वहां पर वो बादल अपने अंदर की नमी जो उन्हें ली होती है, जो बारिश उनके अंदर होती है, वो जल के रूप में पृथ्वी पर बहा देते हैं, गिरा देते हैं, और इससे जल के रूप में वर्षा होती है। पहला प्रकार देखेंगे बारिश का, जिसे हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, संवहन की प्रक्रिया आपको मैंने अच्छे से बताई थी ना, पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वो जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, और ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो संवहनीय वर्षा क्या होती है, जब हमारा भूतल गर्म होता है, जो हमारा सरफेस पृथ्वी का गर्म होता है, तो उसके साथ जो वायु जो चल रही होती है पृथ्वी पर, जब हवा उसके संपर्क में आती है, उसके कांटेक्ट में आती है हमारे सरफेस के, पृथ्वी के भूतल के, तो वो हवा गर्म हो जाती है। वो गर्म हवा होकर फिर फैलने लगती है, और जब हवा जो आपकी गर्म होगी तो वो हल्की ही उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा गर्म होगी हवा उतनी ज्यादा हल्की हो जाती है, फिर वो ऊपर उठने लग जाती है, वो हल्की होकर ऊपर उठती है, और धीरे धीरे जब वो ऊपर जाएगी तो ऊपर आपको पता है ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है, वो ठंडी होने लगती है वायु। जब वो ठंडी होती है तो वो जल वाष्प से भरी हुई वायु, फिर क्या होता है, संघनन होता है और फिर बारिश हो जाती है। सिंपल सी बात, संवहनीय वर्षा हो गई। और ये मैंने आपको बताया मूसलाधार बारिश होती है इससे। दूसरी है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा मतलब बारिश करवाने का फंडा यही है कि जलवाष्प जो होगा वो जब संघनन के रूप में बदल जाएगा, जब संघनन की प्रक्रिया होगी तो आपकी बारिश हो जाएगी। तो पर्वतीय वर्षा में क्या होता है, जब जलवाष्प से भरी हुई वायु, एक गर्म वायु जिसमें बहुत ज्यादा जलवाष्प होता है, वो जब किसी पर्वत से या किसी पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ने लगती है। सपोज करिए ये कोई पर्वत है और कोई वायु जो बहुत ज्यादा जलवाष्प से लदी हुई है, इस तरीके से ये इसके सहारे आई और ये ऊपर की तरफ चली गई, मतलब ऐसे इसके सहारे होते हुए ढाल के, और ऊपर चढ़ने के लिए वो बाधित हो जाती है क्योंकि वो उसके रास्ते में पर्वत आता है, और जब वो ढाल के सहारे ऊपर चढ़ जाती है वायु जलवाष्प से भरी हुई, तो ये गर्म वायु ठंडी हो जाती है। आपको पता है तापमान कब कम होगा, जब ऊंचाई बढ़ेगी। तो वायु ऊपर जा रही है मतलब ऊंचाई बढ़ रही है तो तापमान कम होगा, तापमान कम होगा
तो ठंड बढ़ जाएगी, ठंडे होने से वायु संतृप्त हो जाएगी, वायु में गीलापन आ जाएगा, संघनन होने लगेगा, इससे फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो पर्वतीय वर्षा हो गई। कुछ इस तरीके से पर्वतों के आसपास आप देख सकते हो पर्वतीय वर्षा होते हुए, फोटो में आपके सामने है। तीसरी और लास्ट वर्षा है हमारी चक्रवाती वर्षा। चक्रवात जिसे हम साइक्लोन कहते हैं। तो जब चक्रवात आते हैं तो कई बार चक्रवात जो होते हैं वो वर्षा भी करवा के चले जाते हैं। तो इसमें सिंपल सा आपको लिखना है, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आज का चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।